क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज को अंतर्हित धूप कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सोना और कोयला। तो आंसर इसका मैं बताऊं, अंतर्हित धूप कहा जाता है बेटा कोयले को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ शुरू की है, इसमें अगर देखें जो ये प्रैक्टिस सेट हैं, तो ये हमने देखें तो 6 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखें, हमने ये सीरियल वाइज शुरू कर रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखें तो हिस्ट्री शुरू की थी, 6th 7th और 8th की हिस्ट्री देखी। उसके बाद क्या है, हमने ज्योग्राफी 6th और 7th के हम ज्योग्राफी के जो है प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर चुके हैं। तो आज जो है हम 8th क्लास के ज्योग्राफी के जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो देखिए, तो जो आपको बताया सीटेट में 60 नंबर के जो एसएसटी आती है, जिसमें क्या है 40 नंबर का तो आपका एसएसटी और 20 नंबर की आपका पेडागोजी होती है। तो देखिए, तो 40 नंबर के बिल्कुल यहाँ से उम्मीद है कि आपके 40 के 40 बिल्कुल ही आ जाएंगे, क्योंकि क्या है हमने क्वेश्चन इस प्रकार बनाए, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। आपको पता है जो आपका पेपर है जो सीटेट का, वो एनसीईआरटी में से ही आता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्या है एनसीईआरटी में से ही ले इसलिए। तो उम्मीद है जो हमारे प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और हम आपको फिर क्या है समरी व्याख्या करके भी क्या है आपको बताएंगे अच्छे से कि क्या है इनके आंसर की व्याख्या भी क्या है। तो देखो, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है 2 कथन दे रखे हैं। पहला है देखो, पदार्थों को समय और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों में बदला जा सकता है। दूसरा देखेंगे कि तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है। तो इसमें आपको आंसर देना है। अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा दोनों ही ठीक हैं, ए और बी दोनों ठीक हैं। देखेंगे थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखो व्याख्या का क्या है कि क्या है, देखो हम क्या है प्रौद्योगिकी से, प्रौद्योगिकी मतलब मशीन से और एक तरीके से कौशल के माध्यम से, कौशल जो हमारा होता है कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या है हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि एक लकड़ी है, लकड़ी से क्या हम सोफ़ा या बेड बना देते हैं। तो क्या है एक तरीके से अपने ज्ञान से, और ज्ञान मतलब कौशल से, और क्या प्रौद्योगिकी मतलब मशीनों से क्या है किसी चीज़ को क्या हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है इसका क्वेश्चन। तो इसमें क्या दोनों ही बातें ठीक हैं, इसलिए तो क्या है इसलिए क्या हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहता है, देखो कि इसमें विचार करना है कोल, पेट्रोलियम, पानी और प्राकृतिक गैस। इसमें देखेंगे तो इसमें पूछा है कि गैर नवीकरण जो क्या है गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो देखो गैर नवीकरण या अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं जिनका एक तरीके से पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, जिनके एक तरीके से रिसाइकल उन्हें नहीं किया जा सकता, वो होते हमारे क्या गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन। देखें तो कोयला हमारा इसमें से एक है, क्योंकि कोयले के जलने के बाद में क्या है वो उन्हें हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। देखेंगे पेट्रोल में आपको पता है कि एक बार जल जाता पेट्रोल तो उसे क्या है पुनः यूज नहीं कर सकते। ऐसे देखेंगे तो जो प्राकृतिक गैस है वो जलने के बाद में उसका क्या हम पुनः यूज नहीं कर सकते। परंतु क्या है इसमें जो पानी है वो एक तरीके से क्या उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसमें क्या पूछा है कि गैर नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, तो 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा, हम 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा 1, 2 और 4 पानी को हटाकर, क्योंकि क्या है पानी हमारा नवीकरणीय संसाधन में आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। दोबारा से देखें कि देखो निर्माण, पुल, सड़क, मशीन और वाहन मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण है। ये मानव निर्मित संसाधनों का उदाहरण है। दूसरा है देखो तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है। अगला देखेंगे तीसरा जो है 3 कथन है इसमें, प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता है। तो आपको क्या है इसमें से आंसर बताना है। तो अगर देखें इसमें से क्या है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्यों, अगर देखें तो सारी की सारी बातें सही हैं, एक भी गलत नहीं है। देखो जैसे निर्माण में क्या है पुल है, सड़क है, मशीनरी है और वाहन है, सभी के सभी देखिए तो मानव निर्मित तो है। क्या किसी को इसने प्राकृतिक बनाया किसी ने,
तो नहीं। देखें तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। सेकंड देखें, तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है। तकनीकी का मतलब यहाँ पर जो मशीनों से है, तो मशीनें आपको पता है कि नेचर नहीं बनाती है, तो मशीनें कौन बनाता है? इंसान ही। तो इसलिए क्या 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 है कि तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल स्वरूप क्या है? बदल दिया जाता है। ये भी ठीक है, क्योंकि क्या है संसाधन हमारे लिए तभी बनते हैं कि क्या है जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था कि हमारे लिए सोफ़ा है, परंतु सोफ़ा हमारे लिए क्या संसाधन तब है, तब वो लकड़ी से सोफ़ा बना है, उसका जो मूल ढांचा है वो बदल दिया गया है, तब वो संसाधन बना है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि इस पर भी देखो कथनों पर विचार करना, विचार करो। देखो कि देखो पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। तो देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी के जो नोट्स कराए थे ना, जो 17 क्लासें दे रखी, मैं बार बार कहता हूँ कि उन्हें एक बार देखो, उसमें सतत पोषण की जो दे रखी है कि सतत पोषण विकास क्या है और संसाधन संरक्षण क्या होते हैं। 8th क्लास बहुत अच्छे से बारीकी से की हमने। तो देखेंगे सेकंड पॉइंट हमारा कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये है, भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आपको आंसर देना है इसमें। देखेंगे तो आंसर है इसका ये न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा, ये होगा इसका। अगर इसकी व्याख्या देखें तो आपको देखो सतत पोषण विकास किसे कहते हैं, तो सतत पोषण विकास होता है कि भविष्य के लिए, ये हो जाएगा इसमें कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण, ये होता है सतत पोषणीय विकास। और देखो ये उल्टा हो गया और इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ऐसे करके, क्योंकि क्या है उल्टे सीधे कर रखे दोनों ही। देखिए संसाधन संरक्षण क्या है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना, ये क्या है संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें तो 2 कथन दे रखे हैं यहाँ पर भी कि देखो भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से है, ये कहता है पहला। दूसरा है यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 60% हिस्सा ही कवर करता है। तो देखो आप इसमें से आपको आंसर बताना है। तो देखेंगे इसका आंसर रहने वाला है केवल 1। क्यों है केवल 1? क्योंकि देखो आपको पता भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, ठीक है, भूमि और जल ये क्या है सभी देखें तो महत्वपूर्ण संसाधन है, भूमि भी, जल भी और हवा भी, तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण संसाधन, परंतु क्या है यह 60% नहीं घेरे हुए, आपको बताइए 30% घेरती है, तो इसलिए क्या है 30 हो जाएगा। तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन केवल 1 ही ठीक होगा, दूसरा गलत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, गौर से ध्यान देना इस पर। देखो निम्नलिखित पर क्या विचार करना है, पहाड़ों की खड़ी ढलान, रेगिस्तान के इलाके, नदी घाटियाँ, घने जंगलों वाले क्षेत्र, तो उपयुक्त में से कौन सा क्षेत्र कम आबादी वाला है। तो हमें क्या है कम आबादी वाला बताना है कि किसमें क्या है कम आबादी रहती है। तो देखो गौर से देखें, क्या खड़ी जो ढलान है वहाँ पर आबादी हो सकती है? नहीं। क्या रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा आबादी हो सकती है? नहीं। क्या नदी घाटियों में ज़्यादा आबादी हो सकती है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि नदी घाटियों में सबसे ज़्यादा आबादी होती है, आपको बताइए। क्योंकि क्या है नदियों के साथ साथ में बड़े बड़े आपको शहर देखने को मिलेंगे, जैसे वाराणसी है, काशी है, और देखें आगरा भी है, तो देखें तो दिल्ली भी है, क्योंकि दिल्ली भी क्या है ये यमुना नदी के किनारे है। तो क्या है ये बड़े बड़े शहर, ऋषिकेश है, ये बड़े बड़े शहर क्या है आपको नदियों के किनारे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आबादी आपको ज़्यादा मिलेगी देखने को, नदी घाटी में ज़्यादा आबादी होती है। परंतु क्या देखो अब घने जंगलों वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर क्या है घनी आबादी आपको नहीं देखने को मिली, परंतु ये बात ये करता है कि कम आबादी वाला है, तो कम आबादी वाला कौन सा जगह हमारा ये भी है, ये भी है और ये भी, परंतु क्या हमारा 3 यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो आंसर होगा 1, 2 और 4, देखिए तो 1, 2, 4 किस में है, तो 1, 2 और 4 ये हमारा, तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, भूमि उपयोग प्रतिरूप निर्धारित किया जाता है। तो भूमि उपयोग प्रतिरूप निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, स्थलाकृति से, मृदा से या जलवायु से। तो किससे निर्धारित किया जाता है, जो
क्या है, भूमि प्रतिरूप है, भूमि उपयोग प्रतिरूप है। तो भूमि उपयोग प्रतिरूप क्या है, ये तीनों से देखें तो निर्धारित किया जाता है बिल्कुल। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए, मृदा भी अच्छी होनी चाहिए, और क्या है, स्थलाकृति भी ठीक होनी चाहिए जहाँ आप अच्छे से रह सको। तो क्या है, तीनों के तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है फिर, चारा, फल, औषधीय जड़ी बूटी। तो क्वेश्चन है हमारा जो करता है, उपरोक्त में से कौन सा समुदाय भूमि के फायदे हो सकते हैं। तो समुदाय भूमि के फायदे कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखें, चारा भी आपको पता है समुदाय भूमि होती है, जहाँ पर एक तरीके से बाग होते हैं, जो बागान कहते हैं, वो भी एक तरीके से सामुदायिक भूमि हो सकती है। ये प्राइवेट हो सकती है परंतु सामुदायिक भी हो सकती है। और औषधीय जड़ी बूटी जो है, जंगल वाले इलाके जो एक तरीके से क्या है, वो भी हमारा सामुदायिक हो सकता है। इसलिए क्या है, हमारे तीनों ही ठीक हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, इसलिए हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो कि निम्नलिखित पर क्या विचार करना, दोबारा से, भूमि क्षरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, फसल चक्र और मरुस्थलीकरण। तो क्वेश्चन है हमारा कि उपरोक्त में से कौन कृषि के विस्तार से पर्यावरण के लिए खतरा है। तो कृषि के लिए कहता है, अगर देखें तो कृषि के विस्तार में कौन सा क्या है खतरा हो सकता है, तो ये हमें बताना है। तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन, देखो भूमि शरण, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भूमि का शरण होगा तो क्या है, इस जिससे क्या है कृषि प्रभावित होगी जरूर। मृदा अपरदन से तो आपको बताइए कृषि बिल्कुल प्रभावित होगी, कृषि के लिए खतरा है। फसल चक्र भी एक तरीके से देखें तो वो भी क्या है, खतरा एक तरीके से। देखें तो मरुस्थलीकरण, मतलब जब मरुस्थल ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो खेत क्या है, कम होते जाएंगे और मरुस्थल ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये भी क्या है, हमारे कृषि के लिए खतरा है, कृषि के विस्तार में। परंतु क्या है, भूस्खलन खतरा नहीं है। देखें, जो जमीन है थोड़ा सा नीचे खिसक जाती है, वो इसलिए क्या है, इसे खतरा नहीं मानते हैं। तो क्या है हमारा 1 2 3 सॉरी 1 3 4 5, 1 3 4 5 ये रहा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 1 3 4 5 ये हमारा ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना फिर से, जोखिम मानचित्र, प्रतिधारी दीवार का निर्माण, वनस्पति में वृद्धि और वनों की कटाई। तो इसमें आपको बताना है, देखो उपरोक्त में से कौन है भूस्खलन के अल्पीकरण में मदद करता है। मतलब क्या है, जो भूमि एक तरीके से नीचे खिसकती है, जो भूमि नीचे खिसकती है, जो भूस्खलन होता है, तो उसे रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, जिसे हम कम कर सकते हैं। ये ना अल्पीकरण का मतलब जिसे हम कम कर सकते हैं, अल्प कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। तो भूस्खलन खलन को क्या हम कम कैसे कर सकते हैं। तो देखो जोखिम मानचित्र, जोखिम मानचित्र का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है उसका मानचित्र बना लेते हैं पहले हम, ठीक। उसके बाद में क्या है, वहाँ सभी को हटा दिया जाता है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है अगर, तो क्या है, वहाँ से सभी को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसलिए क्या है, जोखिम मानचित्र बिल्कुल हमारा ठीक है। प्रतिधारी दीवार का निर्माण देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पत्थरों से दीवारें बना दी जाती हैं ताकि क्या है, भूस्खलन हो तो वो दीवार से रुक जाए, थोड़ी सी मदद मिलती है इससे भी। देखें, तीसरा हमारा वनस्पति में वृद्धि, और चौथा हमारा वनों की कटाई। ये भी क्या है, इसके वृद्धि का देखेंगे। वनों की कटाई ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा मतलब वनस्पति में वृद्धि, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए क्या हमारा 1 2 3 परंतु 4 नहीं होगा, मतलब वनों की कटाई से तो उल्टा भूस्खलन होगा ही। तो इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 3। तो 1 2 3 हमारा ये आंसर, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित पर क्या विचार करना है, जलवायु, जनकशैल, समय, जैव पदार्थ और स्थलाकृति। तो इसमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक होता है। तो देखो मृदा निर्माण में क्या है, जलवायु बिल्कुल सहायक होती है, जनकशैलें से टूटने से क्या है, मृदा बनती है, बिल्कुल ठीक है। समय लगता है मृदा को निर्मित होने में, तो ये भी हमारा ठीक है। जैव पदार्थ, क्योंकि क्या है, जो जैव पदार्थ जैसे आपका पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु, उनके गलने सड़ने से भी क्या है, मिट्टी बनती है, आपको बताओ। और क्या है, एक तरीके से वहाँ की स्थलाकृति, ये भी क्या है, मिट्टी निर्माण में सहायक है। तो देखेंगे यहाँ पर उपरोक्त हमारा सभी हो जाएगा कि सभी क्या है, सहायक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखो रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण। तो क्या है, खनिज की देखेंगे तो ये प्रकार, खनिज का प्रकार निर्धारित करता है। तो जो गुण है, ये खनिजों के गुण कौन कौन से, इसमें से
तो रंग भी है, घनत्व भी है, कठोरता भी है और रासायनिक गुण भी है। ये सभी के सभी हमारा हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, एक खनिज के क्या गुण होते हैं। देखो, एक खनिज का रंग भी होता है, आपको पता है। कोई खनिज देखें तो कोई काला होता है, जैसे लोहा थोड़ा सा हल्का काला होता है, पीतल आपको पता है पीला होता है, सोना आपको पता है बिल्कुल पीले रंग का सा होता है, हाँ, जिसे हम सुनहरे रंग भी कहते हैं। और उसको देखेंगे घनत्व भी होता है, प्रत्येक का क्या है, अपना अलग अलग घनत्व है। कोई ज़्यादा भारी है तो कोई एक तरीके से कम भारी है, तो ये भी होता है। कठोरता, ये तो बिल्कुल है कि कोई ज़्यादा कठोर है, कोई ज़्यादा मुलायम है। अगर लोहा देखें तो बहुत ज़्यादा कठोर है, सोना देखें तो इतना कठोर नहीं है। और रासायनिक गुण हर किसी का होता है, जो आपको पता है, जो ये केमिकल टाइप होते हैं एक तरीके से, जिस हर किसी का क्या है, रासायनिक गुण भी होता है। ठीक, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपको साइंस के चैप्टर में अच्छे से सीखने को मिलेगा। बाकी क्या सभी होते हैं, चारों को चारों। चलो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क के रूप में जाना जाता है। देखें, जो सेल होती हैं, सेल जिनसे क्या है, सेल जिनसे खनिजों का खनन होता है उन्हें अयस्क के रूप में जाना जाता है। देखेंगे अगला पार्ट जो हमारा है, सेकंड देखेंगे, सेल खनिज अवयवों के एक अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समुदाय, एक क्या है, समुच्चय है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। क्यों, अभी आपको आंसर बताएंगे। देखो, सेलों को आपको पता है, जब सेलें निकलती हैं, जो खनिज हम निकालते हैं, तो एक तरीके से क्या है, एक मिनट यहाँ से देखेंगे तो एक ऐसे करके यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ एक तरीके से ऐसे चट्टान होता है, तो एक ये सेल ही है। इसमें क्या है, इसमें जो लोहा ऐसे फंसा हुआ रहता है बीच बीच में एक तरीके से फंसा रहता है, और क्या है, एक तरीके से सेल ही होती है, चट्टान होती है। तो इससे क्या है, हम जब इससे क्या है शुद्धिकरण इसका नहीं करते हैं, तब तक क्या है, सेल कहलाती है। जब इसमें एक तरीके से इन्हें लोहे को पिघलाकर ना निकाल लिया जाए, शुद्ध ना कर लिया जाए, तब तक क्या है, इन्हें हम अयस्क ही कहते हैं। और देखेंगे, ये कहता है कि एक सेल में एक से अधिक क्या है, खनिज हो सकते हैं। इसका मतलब यही है। अगर देखें सेकंड का, गौर से देखो, पढ़ो आप। सेल खनिज अवयवों के एक क्या है, अनिश्चित संगठन वाले, एक अनिश्चित मतलब एक से ज़्यादा, एक अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समुच्चय है। मतलब इसमें क्या है, इसी सेल में देखेंगे एक से ज़्यादा, जैसे हो गए, एक लाल होगा, एक नीला होगा, और भी क्या है, और भी हो सकते हैं हमारे कई प्रकार के। तो इस प्रकार क्या है, एक या दो या एक से अधिक भी क्या है, क्या होते हैं, खनिज होते हैं, एक ही क्या है, इस सेल में। तो तभी अभी अयस्क है। अब देखो, ये किसका अयस्क है, जिस भी खनिज की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी वो ही उसका अयस्क कहलाएगा। अगर इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा तो लोहा अयस्क कहलाएगा। अगर इसमें क्या है, चांदी या सोने की मात्रा ज़्यादा तो चांदी का अयस्क या सोने का अयस्क कहलाएगा। तो जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी उसी का अयस्क कहलाता है। परंतु ये बिल्कुल है कि एक ही सेल में एक से ज़्यादा क्या है, खनिज हमारे पाए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसलिए क्या है, दोनों ही हमारे ठीक है। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, 1 और 2 क्यों है, दोनों ही। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, बिल्कुल अच्छे से करते हैं अपने क्वेश्चनों को। देखो, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है कि धात्विक खनिज लोह या अलोह हो सकते हैं। अगला देखेंगे क्या है, दूसरा कथन, धात्विक खनिजों के क्या है उदाहरण में से देखेंगे, धात्विक खनिजों के उदाहरण में लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड, सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि शामिल हैं। तो क्या है, आपको बताना है इसका आंसर। चलो हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों ही ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताते हैं। देखो, जो खनिज हैं, जो उसे हम क्या एक तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। ठीक, जिनमें क्या लोह की मात्रा होती है लोह खनिज होते हैं, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती वो हमारे अलोह खनिज होते हैं। ठीक, अब देखेंगे, इसमें कहा है कि जो धात्विक है, धात्विक मतलब कठोर होते हैं। आपको पता है कि खनिज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, देखो, धात्विक और अधात्विक। परंतु हमने धात्विक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज, इसमें अलग कर लेते हैं। बाकी धात्विक और अधात्विक का पहले देख लेते हैं। तो धात्विक में कौन कौन सा देंगे, देखो, आपको कौन से मतलब नहीं, यहाँ पर आपको बस ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कठोर होते हैं, वो होते हैं हमारे धात्विक खनिज, और जो कठोर नहीं होते वो होते हैं हमारे अधात्विक। मतलब कठोर कौन से नहीं होते हैं, तो देखो, जैसे चूना है, जो चूना बिल्कुल पाउडर टाइप होता है, परंतु वो भी फिर भी क्या है, उसे हम खनिज की श्रेणी में रखते हैं।
और जैसे हमारे वैसे तो अगर देखें जो पेट्रोलियम है ये सभी के सभी जो हमारे खनिज हो जाएंगे अधात्विक, परंतु क्या है ऊर्जा संसाधन में इन्हें शामिल कर देते हैं, वो बात अलग है, परंतु क्या हमारे अधात्विक में आते हैं। तो इसलिए क्या है इसने कहा है कि जो धात्विक खनिज में कौन कौन से उदाहरण है, देखो लोह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, सोना है, चांदी, तांबा, सीसा। अगर देखें ये इनके जो क्या है ये कठोरित होते हैं। अगर देखें इनके हमने देखा था पिछले अभी क्वेश्चन में कि कठोरता भी होती है, तो कठोरी तो है देखें, तो इसलिए क्या है हमारे दोनों ही ठीक हो जाएंगे। आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का महाद्वीप जो विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है, तो ऐसा कौन सा एक तरीके से महाद्वीप है जो पूरे विश्व के आधे से भी अधिक टिन का उत्पादन करता है, वो कौन सा है महाद्वीप है? तो बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा होगा अब तक। तो देखें तो इसका आंसर है एशिया। एशिया ही वो महाद्वीप है जो आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश जिसके पास कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? तो देखेंगे जिसके पास अभी तक, ज्ञात खनिज का मतलब क्या है, अभी उस देश में कोई भी खनिज नहीं निकला है, आने वाले समय में निकले वो अलग की बात है, बाकी क्या अभी तक, इसलिए कहा कि ज्ञात खनिज नहीं है, अभी तक कोई खनिज नहीं है वहाँ पर उस देश में। ऐसा भी कोई देश है? तो देखते हैं, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल इसमें क्या है हमारा स्विट्जरलैंड ऐसा देश हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को अंतर्हित धूप कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सोना और कोयला। तो आंसर इसका मैं बताऊं, अंतर्हित धूप कहा जाता है बेटा कोयले को, क्योंकि क्या है कोयला जो है धरती के अंदर ही, वो पहले लकड़ी के रूप में था, जो क्या है अंदर ही जलने का मतलब यहाँ के नीचे ताप मिलने के कारण, क्योंकि हमें पता नीचे क्या है ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से मतलब है कि नीचे लावा है, लावा के ताप के कारण क्या है वो धीरे धीरे क्या है जल चुका है, इसलिए क्या उसे अंतर्धूप कहा जाता है कोयले को। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। अगला है, देखो निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका कि काला सोना किस खनिज को कहा जाता है? तो क्या है काला सोना आ जाएगा हमारा पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक, अगर मसालों में देखो तो काला सोना किसे कहा जाता है, आपको आंसर देना है। तो मसालों में देखिए तो काला सोना कहा जाता है काली मिर्च को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखो कि यहाँ पर दे रखे हैं परमाणु ऊर्जा स्टेशन और स्थान दे रखे हैं, तो आपको बताना कौन सा कहाँ पर है। तो देखो कलपक्कम है, तारापुर है, नरोरा है और कैगा है, आपको बताना है कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। तो देखो इसमें से देखना सही ढंग से सुमेलित कौन से हैं, तो आपको बताना है कि सही ढंग से सुमेलित कौन से हैं। देखेंगे कलपक्कम आ जाएगा बिल्कुल तमिलनाडु में, ठीक, तारापुर आ जाएगा बिल्कुल आपका महाराष्ट्र में, परंतु नरोरा आपको पता है कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, और कैगा कहाँ पड़ता है आपको पता है कर्नाटक में। तो इसलिए आपका जो भी ऑप्शन होंगे 1 और 2 ठीक होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1 और 2, बाकी ये उल्टे कर दिए हैं, कैगा कर्नाटक और नरोरा उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अभी। इस्पात का विनिर्माण, रोटी सेकना, कपड़े की बुनाई, तो क्या है इसमें से प्राथमिक क्रिया पूछ रहा है। देखो हम प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रिया बिल्कुल नोट्स में अच्छे से कर चुके हैं, तो हमें क्या है प्राथमिक क्रिया बतानी है। तो क्या है कि प्राथमिक क्रिया के कौन कौन से उदाहरण है, तो देखेंगे इस्पात का विनिर्माण, रोटी सेकना और कपड़े की बुनाई, तो देखेंगे तो इसमें से कोई भी नहीं लग रहा मुझे, तो और है भी नहीं अगर देखें, क्योंकि क्या है प्राकृतिक कौन से होते हैं प्राथमिक, जो हमें बिल्कुल डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। जैसे हमारे अनाज की बात करें तो हमें प्रकृति से मिलता है, अनाज हमारा हो जाएगा। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में डायरेक्ट प्रकृति से मिलती है, हो जाएगा। मत्स्य पालन है और डेयरी उत्पाद है, ये सभी के हमारे प्राकृतिक में आते हैं, परंतु अगर देखें ये बात करता है कि प्राकृतिक की, तो इसमें से एक भी नहीं है, तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्योंकि ये प्राथमिक के नहीं है, आंसर दूं तो ये क्या है द्वितीय के हैं, सेकंड द्वितीय क्रिया के उदाहरण हैं सभी के सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या है कथन दे रखे हैं, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, आपको आंसर देने हैं भाई। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
जो बार बार ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या है आपको इसका आंसर देना है। देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर हीरा कीट उत्पादन बिल्कुल ठीक है। सेरिकल्चर में रेशम कीट उत्पादन बिल्कुल ठीक है, सही ढंग से सुमेलित बताने आपको। अगला है देखिए पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर आपका आ जाएगा मत्स्य पालन, ये भी ठीक है। और देखेंगे अगला हमारा हॉर्टिकल्चर। तो अगर देखें हॉर्टिकल्चर में क्या है, वाणिज्य उपयोग के लिए जो सब्जी और फल फूल उगाते हैं वो हो जाएगा हमारा। तो ये भी आपका हॉर्टिकल्चर भी ठीक है। परंतु अगर देखें हमारा जो विटीकल्चर है, तो विटीकल्चर देखें तो अंगूरों की खेती हो जाए, गिद्धों का प्रजनन नहीं यहाँ पर। तो विटीकल्चर में आपका अंगूरों की खेती। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 2, 3, 4। 2, 3, 4 ये रहा हमारा आंसर इसका। तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 2, 3, 4। विटीकल्चर आपको पता क्या है, ये अंगूरों की खेती होती है। और देखें तो एग्रीकल्चर आपको पता है जो हम कृषि करते हैं, बुवाई जुताई और कटाई होती है, वो हमारा एग्रीकल्चर में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो निम्नलिखित पर विचार करना है यहाँ पर भी। तो देखेंगे चीन, जापान, श्रीलंका और मिस्र के बाद भारत चावल उत्पादन में अग्रणी है, ये हो जाएगा हमारा। अगला देखो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल की 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो आपको आंसर देना है। तो इस देखो अगर आप गौर देखें तो गौर करें तो ये क्या है इसका अच्छा अभी तीसरा भी है, 1 मिनट रुको। तो क्या है मिलेट कम उपजाऊ और क्या है बलुआ मृदा में उगाई जा सकती है। जो मिलेट है ये क्या है जो बलुआ मृदा या कम उपजाऊ मिट्टी में उगाई जा सकती है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे 2 और 3। आंसर रहेगा आपका 2 और 3। क्योंकि 1 क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहले चीन है, ठीक है, परंतु आप देखो इसका क्रम देखना। अब तो चीन के बाद देखेंगे, चीन के बाद जापान, श्रीलंका और मिस्र, इस प्रकार है। चीन के बाद देखेंगे सॉरी चीन के बाद भारत है, जापान नहीं है। चीन के बाद भारत है, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, इस प्रकार है। चीन, भारत और फिर है जापान, श्रीलंका और मिस्र। यहाँ पर भारत आता, इस जगह भारत और होता तब जाकर हमारा आंसर ये ठीक होता, परंतु क्या है भारत, चीन के बाद इसमें भारत यहाँ पर दे रखा है। तो इसलिए क्या है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोनों बातें ठीक है, इन्हें याद रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो निम्नलिखित कथनों पर यहाँ भी विचार करना है। वस्तु का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण, सेवाओं की व्यवस्था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से बताना आपको उपरोक्त कारकों में से कौन सा उद्योग का हिस्सा है। तो उद्योग का हिस्सा देखेंगे तो सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी इसमें से, क्योंकि क्या है सभी के सभी उद्योगों के हिस्से हैं। क्यों देखेंगे वस्तुओं का उत्पादन, आपको पता उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन ही होता है, चाहे किसी वस्तु का हो। खनिजों का निष्कर्षण देखें तो खनिजों का भी निष्कर्षण यहाँ पर शामिल होता है। सेवाओं की व्यवस्था देखेंगे तो सेवाओं की व्यवस्था भी होती है, क्योंकि क्या है लोग नौकरी मतलब लगाए जाते हैं, उन्हें रोजगार दिया जाता है, तो लोग तो काम करते हैं यहाँ पर। तो क्या है देखेंगे सेवाओं की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये सभी के सभी हमारा हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित यहाँ पर विचार करना है। कच्चे माल, भूमि, श्रम, जल, शक्ति। तो उपरोक्त कारकों में से कौन सा उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। तो देखेंगे कौन से कारक हैं जो उद्योग को प्रभावित करेंगे। कच्चा माल बिल्कुल करता है, भूमि बिल्कुल करती है, जल बिल्कुल करता है, और देखेंगे श्रम ये भी करता है, और शक्ति देखेंगे ये भी करता है। तो क्या है सभी के सभी हमारा ये हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पर भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। अगले चलते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद और क्या है बड़ौदा बड़ौदा प्रदेश भारत में क्या है औद्योगिक प्रदेश के क्या है उदाहरण है। तो क्या है ये देखेंगे आपके दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों है, क्योंकि क्या है ज़्यादातर उद्योग देखेंगे ये जो हमारे भारत में है ज़्यादातर क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही है, ठीक। और ये सभी के सभी जो भारत में है ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित पर यहाँ पर विचार करना है। स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान और क्या सूचना प्रौद्योगिकी। तो उपरोक्त में से कौन क्या है सनराइज उद्योग के उदाहरण है। सनराइज उद्योग वो होते हैं जो अभी एक तरीके से नए नए डेवलप हुए हैं, नए उद्योगों को एक तरीके से सनराइज उद्योग कहते हैं।
तो इसमें से क्या है, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान और सूचना क्या है, प्रौद्योगिकी। तो ये क्या है, उदाहरण किसके हैं, तो एक तरीके से देखेंगे उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें भी क्या है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगले देखेंगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक मिनट, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको नोट्स में अच्छे से कराया, बहुत अच्छे से। तो आपको इसका आंसर बताना है कि देखो क्या कहता है कि भोपाल में औद्योगिक दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई। अगला है, यह एक तकनीकी दुर्घटना थी जिसमें हाइड्रोसाइनाइड के साथ मिथाइल आइसोसाइनाइड जो MIC भी कहते हैं गैस लीक हो गई थी। अगला देखेंगे, उद्योग में दुर्घटनाएं, आपदाएं तकनीकी विफलताओं के कारण होती हैं। तो देखेंगे तो इसका क्या है, आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सभी के सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर हमारा, क्योंकि क्या है, सारी की सारी बात ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी वो घटना। और देखें तो उसमें क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो MIC गैस थी वही लीक हुई थी। और क्या है, वो तकनीकी विफलता देखेंगे तो जो पाइप लीक था उसके कारण ये हुई थी। तो ये हमारी तीनों की तीनों बातें ठीक हो जाएंगी, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन दे रखे हैं, देखो, जिस प्रक्रिया में धातु को उसके अयस्क द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है उसे खनन कहते हैं। ये हो जाएगा, उसे खनन कहते हैं। अगला है, भारत का बेंगलोर क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है। तो देखेंगे, आपको मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें ये ठीक है, ये गलत है। तो हमें पता है खनन कैसे कहते हैं, कि क्या है, जब खोद कर खनिजों को निकाला जाता है उसे खनन कहते हैं। बाकी क्या है, उसे जो धातु है, क्या है, जो अयस्क हैं, उसे जब गलनांक बिंदु तक पहुंचा दिया जाता है, उसका जो निष्कासन किया जाता है, तो उसे हम क्या है, प्रगलन कहते हैं, प्रगलन होता है वो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसलिए ऑप्शन हमारा केवल एक हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक नहीं, केवल दो हो जाएगा, यहाँ पर एक गलत है, दो है यहाँ पर आंसर। चलते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निम्नलिखित पर रखकर यहाँ भी विचार करना है, भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, उपरोक्त में से कौन सा भारत के प्रमुख इस्पात उद्योग हैं। तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा, क्योंकि क्या है, सभी के सभी ये क्या है, इस्पात उद्योग है हमारे। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियरे से मतलब लिया गया है। देखेंगे, प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और क्या है, जूट से प्राप्त होता है। ये क्या है, जूट से प्राप्त होता है। तो ये सभी की सभी बातें देखें तो दोनों ही ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये तो क्या क्वेश्चन, ये लगा लो हजारों बार आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, इसका आंसर भी इतना ही आसान है, पर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको सभी को पता होगा, जो भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें कि क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे हम PKVY कहते हैं, 2015 से शुरू की गई थी योजना। इस योजना का उद्देश्य, देखें, इस योजना का उद्देश्य रोजगार योग्य कौशल के प्रति लोगों को प्रोत्साहन करना है। तो देखें तो ये दोनों ही बातें सटीक हैं और ठीक भी हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के केवल 30% भाग पर निवास करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। तो देखेंगे ये दोनों बातें ठीक हैं, इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमें पता है विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग जो है भूपृष्ठ के केवल 30% भाग पर रहता है, और विश्व की जनसंख्या क्या है, अत्यंत देखेंगे तो असमान है, असमान वितरित है, इसलिए क्या है, हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का। तो देखेंगे
देखो, जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है उन देशों में युवा आयु वर्ग का जनसंख्या पिरामिड चौड़ा है। यह भारत के लिए पिरामिड में क्या है देखा जा सकता है। तो इसलिए आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर देखो आप बिल्कुल सोच समझ कर दो। तो देखेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सी। सी इसका क्या है आंसर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, जिन देशों का क्या है मृत्यु दर कम हो रही है उन देशों में क्या है युवा आयु वर्ग का जनसंख्या पिरामिड चौड़ा है। ये हमें पता ही है। देखेंगे यह भारत के लिए क्या पिरामिड में देखा जा सकता है। ये भारत की पिरामिड में हम देख सकते हैं क्योंकि भारत में क्या युवा वर्ग ज़्यादा है, इसलिए क्या है इसे देख सकते हैं। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से सभी को क्लासेस समझ आ रही होंगी और पसंद भी कर रहे होंगे बच्चे। तो अगर देखिए सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है प्लीज़ मतलब इस क्लास को लाइक करो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि क्या है हमें मोटिवेशन मिल सके और क्या है हम आगे भी क्लास आपके ऐसे ही लाते रहें। बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं अब जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है हमारा। अब देखो कल से हम देखें तो ये आज ज्योग्राफी का देखें तो जो सेट था ये लास्ट था। देखें तो कल हम करेंगे आपका सिविक्स करने वाले हैं। 6th क्लास की सिविक्स करेंगे कल। बिल्कुल कल आप रेडी रहें। कल आपके लगभग 10 या 11 बजे क्लास अपलोड कर दी जाएगी बिल्कुल। तो बिल्कुल आप वेट भी ना करें, 10 या 11 बजे का अप्रोक्स आपको बिल्कुल मिल जाएगी क्लास सिविक्स की, जो देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो जुड़े रहिए हमसे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।